हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स। इस लेक्चर में हम क्वालिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट बेसिकली द क्वालिटी फैक्टर इज एंड देन वी विल सॉल्व सम टू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। So before going to what is quality factor, let us understand what is monochromaticity. Basically, what do you mean by monochromatic sources? Is the source which is having a single wavelength. So कोई भी ऐसा स्रोत जिसकी एक तरंग दैर्ध्य हो उसको हम मोनोक्रोमैटिक सोर्स कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली सिंगल वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? आपके पास में सिर्फ सिंगल वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ हो। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, सपोज करो ये ब्लू कलर वाला मेरा अगर ऑर्डिनरी सोर्स है, इफ वी क्लोजली सी इट इज नॉट कंटेनिंग ऑफ सिंगल वेवलेंथ ओनली। अगर ये सिंगल वेवलेंथ होती तो मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन होती जिसका शार्प एज होता, लेकिन इसके पास में पूरा स्प्रेड है, यानी कि इट इज अ रेंज बिटवीन, वी कैन से दैट लैम्डा इज नॉट सिंगल, इट इज हैविंग अ रेंज फ्रॉम लैम्डा टू, लैम्डा प्लस डी लैम्डा. So basically it is representing that. So basically we can say that a source is monochromatic if we have lesser amount of d lambda. Okay, because we have to come to single wavelength. हमें सिंगल वेवलेंथ के ऊपर आना है, तो उसके लिए मुझे किसका जीरो होना जरूरी है? डी लैम्डा का होना जरूरी है, जीरो होना जरूरी है। तो डी लैम्डा मेरा जितना कम होगा उतना मेरा सोर्स मैं कह सकता हूं हमारा मोनोक्रोमैटिक होगा। सो बेसिकली एक तरह से अगर मुझे स्पेक्ट्रल प्योरिटी किसी चीज की भी फाइंड करनी है तो मैं एक ऐसा फैक्टर लूंगा जिससे कि आई कैन कंपेयर माई लैम्डा विद डी लैम्डा। ओके, सो इफ आई कैन टेक द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ एंड द वेवलेंथ स्प्रेड, सो आई कैन टेल द वेवलेंथ स्प्रेड इज लेसर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ, देन आई कैन से दैट माई सोर्स इज स्पेक्ट्रल प्योर और इम्प्योर अकॉर्डिंग टू दैट. Okay, so basically laser light is highly monochromatic, that is very small frequency spread is there. Okay, so basically इसको हम एक फैक्टर से डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं Q फैक्टर. So Q फैक्टर इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो बिटवीन लैम्डा एंड डी लैम्डा. जैसा कि मैंने कहा था कि लैम्डा और डी लैम्डा के बीच में एक रिलेशनशिप निकालना. सो बेसिकली Q फैक्टर जो है वो मुझे किस में हेल्प करता है? इट हेल्प मी टू डिटरमिन द स्पेक्ट्रल प्योरिटी ऑफ अ सोर्स. किसी भी सोर्स की स्पेक्ट्रल प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए मैं बेसिकली क्यू फैक्टर को कैलकुलेट करता हूं. अगर मैं आइडियल मोनोक्रोमैटिक सोर्स की बात करूं, ठीक है, आइडियल मोनोक्रोमैटिक सोर्स का क्या मतलब कि आपका जो वेवलेंथ स्प्रेड है वो एकदम ही जीरो है, यानी कि आपका जो डी लैम्डा है दैट इज कंप्लीटली इक्वल टू जीरो. सो इफ योर डी लैम्डा इज जीरो, व्हाट विल दिस इक्वेशन विल बिकम? क्यू बाय लैम्डा बाय जीरो, दैट क्यू विल बी इक्वल टू इंफिनिटी. ओके, सो वी हैव इंफिनिटी, यानी बहुत ज्यादा मेरे पास में क्वालिटी फैक्टर आएगा. सो मैं कह सकता हूं द लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम विल बी वेरी शार्प बिकॉज यू आर गेटिंग क्यू इज इक्वल टू इंफिनिटी. ओके, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, फॉर एन आइडियल मोनोक्रोमैटिक सोर्स डी लैम्डा इज जीरो एंड क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू इंफिनिटी. ओके, सो इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस क्लासेस we have derived an relationship between LC as lambda square by d lambda. So if you can write this as lambda by d lambda into lambda. Okay, so we have defined the Q factor as lambda by d lambda, so you can replace LC is equal to Q into lambda. Okay, so this is the relationship that you are getting with Q factor, lambda and the coherent length. Okay, so now let's solve the problems related to it. So the coherent length, suppose we have been given the question, the coherent length for a sodium D2 line is 2.5 centimeters. Determine the coherent time, spectral width and Q factor of the purity when lambda is equal to 5896 angstroms. So basically हमें इसमें दिया क्या क्या है, सबसे पहले तो हम उसे लिखेंगे. So coherent length दी है मुझे, LC दिया है, that is equal to 2.5 सेंटीमीटर्स. देन मुझे लैम्डा दिया हुआ है 5896 एंगस्ट्रॉम्स का. ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या क्या करने के लिए बोला है? इसने मुझे पहले कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि व्हाट इज द कोहेरेंट टाइम. देन इट इज
asked to calculate the spectral width. Spectral width yani you have to calculate delta lambda, or you can say d lambda, you have to calculate. Okay. Third, it has asked to calculate the Q factor. Okay. So let's see. First of all, we have been given with LC, we have been given coherent length and coherent time. Okay. So let us remember how the time, distance and speed are related. You can say speed is equal to distance by time. So from this, if you can calculate, the time will be equal to distance by speed. So basically in our case, the distance is usually denoted by the coherent length divided by speed is given as speed of light. Or you can write down tau is equal to LC by C. So when you are substituting the values, tau is equal to LC is being given as 2.5, so into 10 to the power of minus 2, converting it into meters, that's why 10 to the power minus 2, divided by 3 into 10 to the power of 8. Okay, so this will get the value as 8.33 into 10 to the power of minus 11 seconds. Now secondly, we have to calculate the spectral width. So as we have already derived the equation as LC is equal to lambda square by d lambda. So you know LC, you know lambda square, you have to calculate the d lambda. So just we can write down d lambda is equal to lambda square by LC. Lambda is nothing but 5896 into 10 to the power of minus 10, as 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meters whole square, divided by LC is you have is 2.5 into 10 to the power of minus 2. Okay, so this value will approximately come out to be 1.39 into 10 to the power of minus 11 meters. Okay, the third part is you have to calculate the Q factor. So Q factor you already know, it is lambda by d lambda. Lambda we have is 5896 angstroms, and the d lambda we have calculated as 1.39 into 10 to the power of minus 11 meters. Okay, so this will be 4.24 into 10 to the power of 4. So it will not have any unit since it's a Q factor. Okay, so this was the question. So let's look at another question. With helium neon laser, Michelson's interferometer fringes remain clearly visible when the path difference was increased up to 8 meters. Determine the lower limit for coherent length, coherent time, spectral width, Q factor, and lambda is equal to 1.15 into 10 power minus 5 centimeters. Okay, so over here we have been given coherent length as equal to 8 meters and lambda is equal to 1.15 into 10 to the power of minus 5 centimeters. So we have to calculate again tau, d lambda the spectral width, and the Q factor. Again we've been using the same formulas. So tau will be is equal to LC by C. So LC we have been given as 8, C is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So this will come out to be 2.67 into 10 to the power of minus 8 seconds. Okay, again this was the first part. Let's calculate the second part.
Second part, spectral width, we have to calculate d lambda. So you have to remember LC is equal to lambda square by d lambda. So from this you can calculate d lambda is equal to lambda square by LC, or the substitute the values 1.15 into 10 to the power minus 5 10 to the power minus 2 divided by 8, converting this into meters, that's why multiplying it by 10 to the power of minus 2. So this will come out to be 0.165 into 10 to the power of minus 14 meters. Okay. Now at last you can calculate the Q factor as LC by lambda. Okay, that will be 8 by 1.15 into 10 to the power of minus 7. This will come out to be 6.96 into 10 to the power of 7. Okay, so this is for this lecture. Thank you very much.